ठीक है बच्चों, तो मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। कोई पॉइंट हुआ जो आप लोगों को लगा कि जहाँ पे कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो प्रोटीन स्ट्रक्चर से। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा था कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड्स की, ये आपके पास अगर इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें किसी किस्म का कोई कनेक्शन या कोई लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, तो इन अमाइनो एसिड्स का जो नंबर है और इन अमाइनो एसिड में प्रेजेंट जो लिंकेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके प्रोटीन के अंदर जो प्राइमरी सीक्वेंस है उस प्राइमरी सीक्वेंस को डिक्टेट करता है। यानी आपके पास किसी भी प्रोटीन के अंदर अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड या उस प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स में किसी किस्म का कोई चेंज आ गया, तो इसका मतलब है कि वो प्रोटीन के प्राइमरी लेवल के ऊपर आने वाला चेंज अल्टीमेटली उसके सेकेंडरी, टर्शरी और फिर उसके फंक्शन को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल भी प्रोटीन्स के हवाले से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसका सेकेंडरी, टर्शरी या प्रोटीन का एक फंक्शन इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का ऐसा चेंज आता है जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, तो डेफिनेटली वो चेंज जो है वो फंक्शन के ऊपर भी जो है वो डेट्रीमेंटल इफेक्ट को कॉज करेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस थी वो हमने डिस्कस की थी कि एक कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं जिनको हम पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड। सो दीज आर द स्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो कि एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कनेक्ट करके रखते हैं इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे एलानिन है और नेक्स्ट ग्लाइसिन है, तो इनके दरमियान जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर आप इस कनेक्शन को ब्रेक कर दोगे तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू ब्रेक दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हमने ये देखा था कि आपकी ये जो प्रोटीन्स हैं, जब इनके अंदर अमीनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन हो जाती है, एक लीनियर स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेती हैं, तो उसके बाद आपकी प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें कुछ लोकल अरेंजमेंट होती है। लोकल अरेंजमेंट में इसे इसलिए कह रही हूँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी हम लोकलाइज स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें आपके जो एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स है इनके दरमियान कनेक्शन डेवलप हो रहा होता है। जबकि टर्शरी स्ट्रक्चर में आज आप ऑब्जर्व करोगे कि हो सकता है कि आपका पहला अमाइनो एसिड लास्ट पोर्शन में प्रेजेंट किसी अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्शन डेवलप करे। तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास ग्लोबल इंटरेक्शन प्रोफाइल होती है, यानी पूरी प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ जो एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, सिर्फ उनके दरमियान इंटरेक्शन बनती है और वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को हम लोकल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में हमने दो जो है वो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स पढ़े थे। एक तरफ हमने अल्फा हेलिक्स को डिस्कस किया था और दूसरी तरफ हमने बीटा शीट्स या बीटा स्ट्रैंड्स को डिस्कस किया था। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का डिफरेंस आता है। लाइक अगर आप अल्फा हेलिक्स की बात करते हो तो अल्फा हेलिक्स के अंदर आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरह से एक एक्सिस के अराउंड जो है वो कॉइल होना शुरू कर देती है। लेकिन बीटा शीट्स के अंदर ये होता है कि आपकी वही पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से कुछ फ्लैटेंड सैक्स की तरह रैप होना शुरू हो जाती है। तो ये अभी भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है लेकिन इसका जो फोल्डिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। अल्फा हेलिक्स में ये कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट है और बीटा शीट में आपको एक्सटेंडेड जो है वो प्लेट्स की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। इनमें कॉइलिंग इतनी ज्यादा जो है वो क्लोज नहीं है जितनी अल्फा हेलिक्स के अंदर होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का डिफरेंस है। अगर आप इनके अंदर जो फोर्सेज हैं जो कि इनके स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करती हैं उनको ट्रेस करो तो यू विल कम टू अ पॉइंट कि दोनों केसेस में आपके पास जो है वो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्फा अमाइनो ग्रुप के दरमियान बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इनके स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करती है। तो स्टेबलाइजिंग फोर्सेज आर दी सेम, ये चेंज नहीं हो रही, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की अरेंजमेंट का डिफरेंस आएगा। उनकी जो स्टेबलाइजेशन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही होगी दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के बाद हमने ये देखा था कि आपके जो एडजेसेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान पॉलीपेप्टाइड चेन का कुछ पोर्शन ऐसा भी है जिसमें किसी किस्म का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है
बल्कि इन पोर्शंस का फंक्शन क्या है कि ये आपकी इस पॉलीपेप्टाइड चेन में इन सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट को कनेक्ट करती हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड होने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं, कनेक्शन पॉइंट्स को भी हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। इनको हम या तो लूप्स कह सकते हैं या फिर इनको टर्न्स कह सकते हैं। तो लूप्स और टर्न्स की स्टेबलाइजेशन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। ये शायद हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। तो आज का लेक्चर हम लोग लूप्स और टर्न्स के दरमियान कंपैरिजन करते हुए और इनके जो स्पेशलिटीज हैं उनको डिस्कस करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब भी आपने लूप्स और टर्न्स के अंदर डिफरेंस करना है तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि टर्न्स और लूप्स में 2 पॉइंट्स के अंदर जो है वो डिफरेंस होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास साइज या फिर लेंथ का पॉइंट है। टर्न्स आपके पास एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी ये आपके पास हमेशा लेस देन 5 अमाइनो एसिड जो है उस पे ये टर्न जो है इसकी लेंथ इतनी होगी। जबकि लूप्स की अगर आप बात करो, लूप्स को समटाइम्स कॉइल्स भी कहा जाता है, तो लूप्स की लेंथ कंपैरेटिवली क्या है, लार्ज है। ये ज्यादा बड़े फ्रेगमेंट्स है एज कम्पेयर टू टर्न। पहला डिफरेंस आपने लेंथ का देख लिया। दूसरा डिफरेंस है इनकी डायरेक्शन, जिसमें ये पॉलीपेप्टाइड चेन को रोटेट करेंगे। आपके जो टर्न्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन को 180 डिग्री का चेंज उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन की डायरेक्शन में। सपोज आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन इस डायरेक्शन में थी, तो ये टर्न्स अगर किसी जगह पे आ जाएंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन का ये वाला जो सेगमेंट है, सपोज यहाँ पे आपके पास एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप टर्न कहते हो। अगर उसका हम कलर चेंज करके से हाईलाइट कर लें, इस लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन में आपके पास ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको टर्न कह रहे हो। ठीक है, ये टर्न है और यहाँ पे आपके पास जो है वो सपोज अल्फा हेलिक्स है और यहाँ पे आपके पास एक बीटा शीट है। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन की डायरेक्शन आप देख लो कि वो इस तरह से थी। 180 डिग्री का चेंज इस तरह से आएगा जब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन इस डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये टर्न्स हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन की डायरेक्शन को 180 डिग्री पे चेंज करते हैं। किस तरह से चेंज करेंगे कि आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन पहले तो इस ओरिएंटेशन में मूव करेगी, लेकिन जैसे ही ये टर्न आएगा दिस टर्न विल रिवर्स द डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपकी ये वाला जो सेगमेंट है ये इस तरह से अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आपके यहाँ पे ये वाला जो एक पोर्शन था जिसको आपने टर्न कहा है, एक्चुअली यहाँ पे जो डायरेक्शन का चेंज होना है या उसमें जो 180 डिग्री का चेंज आ रहा है वो इन 4 अमाइनो एसिड की वजह से आ रहा है विच आर द पार्ट ऑफ दिस टर्न। ठीक है, और इन अमाइनो एसिड में यूजुअली हम कहते हैं कि प्रोलीन और ग्लाइसिन जो है इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी ये 2 अमाइनो एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम इसका पार्ट होते हैं। इसके अलावा बाकी भी हो सकते हैं। तो मेन डिफरेंस आपने देखा कि लेंथ की बेस पे होता है, डायरेक्शन की बेस पे होता है। टर्न जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जबकि लूप्स के केस में आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की डायरेक्शन हो सकता है चेंज तो डेफिनेटली होगी, लेकिन वो बिल्कुल रिवर्स नहीं होगी। जैसे यहाँ पे भी आप डायरेक्शन में चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन वो 180 डिग्री का चेंज नहीं है। ठीक है, फिर आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हो। तो ये आपकी प्रोटीन को फोल्ड करने में हेल्प तो करेंगे डेफिनेटली, लेकिन ये उसकी जो डायरेक्शन है उसको 180 डिग्री पे या पूरी तरह से रिवर्स नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर डायरेक्शन दोबारा से रिवर्स होनी है तो उसके लिए अगेन यहाँ पे एक टर्न आएगा। तो वो पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जहाँ पे आपके पास कोई टर्न प्रेजेंट होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है, एंड पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जहाँ पे लूप प्रेजेंट होता है वो 180 डिग्री का चेंज नहीं लाता बल्कि उससे कम चेंज लेके आएगा। और जो मेन डिफरेंस देखा है वो आपने लेंथ का देखा है कि टर्न्स के अंदर अमाइनो एसिड्स का नंबर यूजुअली 4 है और यहाँ पे आपके पास जो लेंथ है वो ज्यादा है, 4 अमाइनो एसिड्स से ज्यादा होगी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, ये कौन सी मैम को सलाम हो रहा है? ओके बच्चे, यहाँ पे मैंने जी जी मैम एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब ये लूप टर्न करेगी, मतलब कि यानी अमाइनो एसिड टर्न करेगा, तो वो मस्ट है कि 180 डिग्री पे ही करेगा, मतलब कोई और एंगल नहीं हो सकता?
हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और मैं वही कह रही हूँ कि जब वो कोई दूसरे एंगल पे रोटेट करेगा ना, तो वो रोटेशन यूजुअली लूप्स करवाते हैं, ठीक है। टर्न्स हमेशा 180 डिग्री की जो है वो रोटेशन ही करवाएंगे। ओके मैम। ठीक है, तो रोटेशन का भी एक कंजर्व पैटर्न है ना। हम कहते हैं हर एक प्रोटीन जो है वो अपनी एक खास किस्म की कंफर्मेशन को अडॉप्ट करती है। तो नेचर में जहां जहां जो है वो उसकी ओरिएंटेशन को रिवर्स करने की जरूरत है, वहां उसकी सीक्वेंस के अंदर टर्न की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज का भी आइडिया हो रहा होगा कि मैंने आपसे ये चीज क्यों कही थी कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर उसके सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को डिक्टेट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे टर्न की जगह सीक्वेंस चेंज हो जाती है और लूप प्रेजेंट होता है, तो आपकी ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकती थी। यहाँ पे इसमें जो है वो मजीद 180 डिग्री का चेंज नहीं आ सकता था। तो इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होना था। ठीक है, फोल्डिंग डिस्टर्ब होनी थी, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होना था। जी क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, इसके अलावा मैंने आप लोगों से अभी एक चीज डिस्कस की है कि यूजुअली आपके जो टर्न्स हैं, इन टर्न्स के अंदर ग्लाइसिन और प्रोलीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जहां पे आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन में रिवर्स होना होता है, वहां पे नॉर्मली प्रोलीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप इस चीज को देख लेते हैं कि प्रोलीन और ग्लाइसिन की यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि प्रोलीन के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में प्रेजेंट एक ग्रुप इसके अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। दैट्स व्हाई हमने इसको अमाइनो एसिड की बजाय इमिनो एसिड भी कहा था। याद है ये पॉइंट? यस मैम। तो यहाँ पे आपके पास साइड चेन का अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाना एक्चुअली इस कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है ना, इसको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि इसमें एक किंक प्रोड्यूस हो जाता है इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं, तो उसमें भी हम कहते हैं कि हमारे पास यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं उनमें एक किंक आ जाता है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बॉन्ड की डायरेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास प्रोलीन में जब आपका अमाइनो ग्रुप साइड चेन के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो इसकी वजह से अल्फा अमाइनो ग्रुप और अल्फा कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रेट बॉन्ड नहीं रहेगा बल्कि ये बॉन्ड इस तरह से बनेगा। ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, तो इसमें इस तरह से किंक आ जाएगी। नाउ आप इस चीज को यहाँ पे अगर अप्लाई करते हो कि सपोज यहाँ पे प्रोलीन प्रेजेंट था और इस प्रोलीन की साइड चेन में प्रेजेंट किसी ग्रुप ने इसके अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, इसका मतलब है कि ये प्रोलीन पॉलीपेप्टाइड चेन को इस तरह से जो है वो किंक जब इसमें इंट्रोड्यूस होगा, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन को इस तरह से फोल्ड करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो डायरेक्शन रिवर्स होती है ना, वो प्रोलीन के इसी बिहेवियर की वजह से होती है कि सपोज यहाँ पे अमाइनो एसिड प्रोलीन प्रेजेंट था, तो प्रोलीन में किंक आने की वजह से ये इस तरह से रोटेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये अपनी डायरेक्शन को 180 डिग्री पे ट्विस्ट कर लेती है, वहां से इसको रिवर्स कर लेती है। नाउ अगर यहाँ पे अमाइनो एसिड प्रोलीन प्रेजेंट है, तो प्रोलीन की वजह से आपके पास जब यहाँ पे टर्न होगा या डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो आप इस चीज को देख सकते हो कि डायरेक्शन के रिवर्स होने की वजह से अगर ये प्रोलीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रोलीन में तो ऑलरेडी किंक है, और मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रोलीन की वजह से आपका जो अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट है वो यूजुअली रिजिड हो जाता है। तो अगर यहाँ पे ये प्रोलीन है और ये प्रोलीन का आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो आइडियल कंडीशन ये है कि प्रोलीन से बिल्कुल यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होगा जो कि इसकी साइड चेन को फेस करे, वो ऐसा अमाइनो एसिड होना चाहिए जिसकी साइड चेन बल्कि ना हो। अगर यहाँ पे ट्रिप्टोफैन आ गया, फिनाइलएलानिन आ गया या कोई और बल्कि अमाइनो एसिड आ गया, तो उसकी साइड चेन और प्रोलीन की साइड चेन एक दूसरे को फेस करेंगे और उनके दरमियान जो है वो कोलिजन के चांसेस हो सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस हो सकते हैं। तो आइडियल कंडीशन ये है कि प्रोलीन की साइड चेन के बिल्कुल सामने कोई ऐसा अमाइनो एसिड आए जिसकी साइड चेन बहुत स्मॉल हो। तो हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, दिस इज ग्लाइसिन। आपके पास जो टर्न है, उन टर्न के अंदर प्रोलीन और ग्लाइसिन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। प्रोलीन अपने किंक की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन को जो है वो रिवर्स करता है उसकी डायरेक्शन, और जो ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन वहां पे जो है वो स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड होने की वजह से उस पोजीशन के ऊपर फिट हो जाता है और उसकी साइड चेन जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, प्रोलीन की साइड चेन के साथ जो है वो इंटरेक्शन डेवलप नहीं करती। ठीक है,
मैम मैम बात सुने। जी सुनाए। हेलो। जी जी बोले। मैम उसको आवाज ही नहीं जा रही आपकी। पता नहीं अब क्या इशू है, बाकी बच्चों को आ रही है ना आवाज? मैम ये इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, आवाज ही नहीं आती सही तरह। चलिए कोई बात नहीं, फिर इसका ये किया जा सकता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। सही है मैम, मोबाइल से ले रहे हैं रिकॉर्डिंग। क्लास? हाँ जी, मैं यस कोशिश मैम। करती हूँ कि मैं आज ही कर दूँ, मैं आज ही कर देती हूँ ताकि यस। आप लोगों का हर्ज ना हो। ओके मैम, यस मैम, फोन से ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर थोड़ा बाहर निकलिए, बैठे हो सकता है सिग्नल का इशू हो। मैम काफी घूमा हूँ, बारिश है, सर्दी लग रही है बहुत। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूँ। ओके मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके तो अटेंडेंस भी लगा देना मैम। ठीक है जी, और कोई फरमाइश? अटेंडेंस भी लग जाएगी। आप लोग बच्चे मुझे याद करा देना जब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके सो हम लोगों ने टर्न्स और लूप्स का भी डिफरेंस देख लिया है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन को उसकी जो आइडियल कन्फर्मेशन है उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कंसीडर करने से पहले बच्चों एक चीज आपने यहाँ पे हाईलाइट करनी है और इसको आपने देखना है कि आपके पास ये वो पहली ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अब आर चेन्स या साइड ग्रुप्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे लाइक। इससे पहले आप लोगों ने ये देखा कि आपके पास जब इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स थे तो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स को आपस में होल्ड करने के लिए आपके एक अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और इसका बिल्कुल जो एडजेसेंट अमाइनो एसिड है उसका अल्फा अमाइनो ग्रुप जो है, इन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो इस केस में आपकी आर चेन ने जो है वो किसी किस्म की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं की थी, ठीक है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आर चेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था। प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद जब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद जब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होने लगी थी तो हमने ये कहा था कि आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन 2 तरीकों से फोल्ड हो सकती है, या तो उसमें अल्फा हेलिक्स बनेगा। अगर अल्फा हेलिक्स बनेगा तो अल्फा हेलिक्स की बैकबोन में भी हमने ये देखा था कि आपके पास एक अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन एटम है, इसका अमाइनो ग्रुप अगर फ्री है तो आप इसको कहेंगे कि दिस इज द एंटीगेनस। एडजेसेंट इसके जो है वो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, ठीक है, जो कि लिंकेज डेवलप कर रहा था, पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप कर रहा था। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो है ये पॉइंट क्लियर हो जाए। तो जो लिंकेज था पेप्टाइड बॉन्ड, इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर आपका ये जो अल्फा कार्बन एटम है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन एटम है, जिस पर इसने लिंकेज डेवलप किया था विद दी नाइट्रोजन ऑफ एडजेसेंट अमाइनो, ठीक है? ये पेप्टाइड बॉन्ड था। और पेप्टाइड बॉन्ड के फौरन बाद आपने ये देखा था कि क्योंकि ये अमाइनो एसिड नेक्स्ट किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है, तो ये उस अमाइनो एसिड का क्या होगा, अल्फा कार्बन एटम, और इसके फौरन बाद आपके पास इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन एटम प्रेजेंट होगा जो कि अगेन किसी दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो नाइट्रोजन के साथ जो है वो लिंक होगा। तो पूरी की पूरी जो आपके पास ये बैकबोन बनी थी, इस बैकबोन के अंदर आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि साइड चेन की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इस बैकबोन के अंदर आपके जो है वो अगेन आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि अल्फा कार्बन एटम और अल्फा अमाइनो ग्रुप जो है वो इधर यूज हो रहे हैं, और इनके दरमियान जब स्टेबलाइजेशन आपने ऑब्जर्व की थी तो स्टेबलाइजेशन में भी आपने ये चीज देखी थी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन है उसके दरमियान और जो आपका अमाइनो ग्रुप है उसके हाइड्रोजन के दरमियान बनता है, और साइड चेन यहाँ पे बाहर की तरफ को एक्सटेंड हुई होती है। तो अगेन मेरा यहाँ पे इस पॉइंट को जो है वो हाईलाइट करने का इरादा है कि आप लोगों को ये पता चले कि यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी आर ग्रुप किसी किस्म की इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी जो मेजर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन थी वो इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से थी। यानी पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जो आपका हाइड्रोजन अटैच है और पेप्टाइड बॉन्ड के जो कार्बन एटम के साथ आपका ऑक्सीजन अटैच है,
these are the two groups which were making hydrogen bonds, और इसकी वजह से आपकी प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो रहा था। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी आर ग्रुप की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बट टर्शियरी स्ट्रक्चर वो पहला स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी अमाइनो एसिड्स के जो आर ग्रुप्स हैं अब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इनकी वजह से आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक खास किस्म की जो कन्फर्मेशन है उसको क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी। तो मेन डिफरेंस आपके पास यही होगा कि आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपकी प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट मल्टीपल अमाइनो एसिड्स के आर ग्रुप्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और अप्रोच करने के बाद ये एक दूसरे के साथ मल्टीपल टाइप्स ऑफ कोवलेंट या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस डेवलप करेंगे। तो लेट्स सी कि कौन कौन सी इंटरेक्शंस जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन सी कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस ऐसी हैं जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की साइड चेन्स में पॉसिबल है। लाइक यहाँ पे आपके पास ये एक अमाइनो एसिड है अगर, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड होगी तो फोल्डिंग के बाद आपके पास जो है ये सेकेंड अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है जो कि इससे काफी दूर था होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर आप इसकी प्राइमरी सीक्वेंस देखें तो हो सकता है कि ये अमाइनो एसिड फर्स्ट या स्टार्टिंग पोजीशन पे कहीं प्रेजेंट हो और ये वाला अमाइनो एसिड यहाँ एंड पोजीशन के करीब कहीं पे प्रेजेंट है। तो इस टाइम इनके दरमियान किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन के चांसेस नहीं है। लेकिन जब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होगी तो फोल्डिंग के बाद ये दोनों अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के करीब आ गए। तो अब डिपेंडिंग अपॉन के इन दोनों अमाइनो एसिड्स में किस किस्म के आर ग्रुप्स प्रेजेंट है उसकी बेस पे ये क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्शन डेवलप करेंगे। एक तो ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है और दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन का जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है तो इट डजंट मीन कि उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है उसको आप टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हो। ये आपके पास अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है और यहाँ पे सपोज अल्फा हेलिक्स है, यहाँ पे आपके पास बीटा शीट है, अगेन आपके पास एक अल्फा हेलिक्स है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स तो बन गए और हमें पता है कि इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं जिनको मैं इस तरह से हाईलाइट करूँ। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब यही फोल्ड हुई जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें मजीद फोल्डिंग होगी और वो फोल्डिंग इस तरह से हो सकती है। ठीक है, और इस केस में आपके पास जो है क्योंकि इन अमाइनो एसिड्स के जो कार्बोक्साइल ऑक्सीजन और अमाइनो हाइड्रोजन है वो तो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं इस अल्फा हेलिक्स को, इस बीटा शीट को, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये ग्रुप्स तो यूज नहीं होंगे, लेकिन जब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अब फोल्ड होगी तो आपने यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि आर ग्रुप बाहर की तरफ को एक्सटेंड हुए हुए हैं, आर ग्रुप अल्फा हेलिक्स का पार्ट नहीं है। इसी तरह से बीटा शीट में भी आपने देखा था कि आर ग्रुप बाहर की तरफ को निकले हुए हैं। तो जब अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होगी तो एक पोर्शन से जो आर ग्रुप बाहर को एक्सटेंड हुए हुए हैं वो जब दूसरे पोर्शन के आर ग्रुप्स को अप्रोच करेंगे तो इनके दरमियान भी इंटरेक्शन के चांसेस हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इस केस में आपके जो है वो एक अल्फा हेलिक्स के सेगमेंट दूसरे टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के सेगमेंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं वो फोर्सेस आर ग्रुप्स के दरमियान बननी है, उनमें आपके ये जो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और अल्फा अमाइनो ग्रुप है इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक जो है वो यूज हो रहे थे। टर्शियरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ साइड चेन को हमने कंसीडर करना है, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस जो कि ये डिफरेंट आर ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बना सकते हैं। एक इंटरेक्शन आपके पास होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेफिनेटली इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सोर्स इस टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर ग्रुप होगा। आपने जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी उसमें आपने कहा था कि कार्बोक्साइल ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करता है और आपका जो अमाइनो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन कैन एक्सेप्ट एज दी हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। ये आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब हमने अमाइनो एसिड्स पढ़े थे तो हमने मल्टीपल ऐसे अमाइनो एसिड्स भी देखे थे जिनकी साइड चेन में भी कुछ पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट थे, जिसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सीरीन की, जिसकी साइड चेन में हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज एक्चुअली अ पोलर ग्रुप। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है। सिमिलरली हमने एक और अमाइनो एसिड भी डिस्कस किया था
एस्पार्टिक एसिड को ले लेते हैं, और एस्पार्टिक एसिड एक ऐसा अमाइनो एसिड था जिसकी साइड चेन में एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन एटम इज पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। तो अगर प्रोटीन की फोल्डिंग के दौरान एक अमाइनो एसिड जिसमें एस्पार्टिक एसिड एक पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जहाँ पे एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट है, किसी ऐसे पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को जो है वो अप्रोच करता है जिसकी साइड चेन में आर ग्रुप प्रेजेंट है। इस आर ग्रुप को अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जस्ट टू मेक दिस इंटरेक्शन पॉसिबल, तो यहाँ पे आपके पास ये दो ग्रुप जो है ये आपस में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेटली होगी, लेकिन उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो सोर्स है वो डिफरेंट होगा। वो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्फा अमाइनो ग्रुप नहीं होंगे, बल्कि इस टाइम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों किसी अमाइनो एसिड की साइड चेन से बिलोंग करते होंगे, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो पॉसिबल है प्रोटीन की 3 डायमेंशनल फोल्डिंग के अंदर, दिस इंटरेक्शन इज एक्चुअली द हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड इंटरेक्शन है आपके पास आयनिक इंटरेक्शन, और आयनिक इंटरेक्शन जो है वो आप लोगों को भी पता है कि इसमें आपके पास जो है वो एक अमाइनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे अमाइनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन डेवलप होंगी इनको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या फिर आयनिक बॉन्ड्स कहोगे। सो लेट्स सी कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी साइड चेन में आयनिक इंटरेक्शंस बन सकती है। आप लोगों को याद होगा कि हमने कुछ अमाइनो एसिड्स पढ़े थे जिनको हम एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहते थे, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एडिशनली प्रेजेंट होता है इन साइड चेन। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। इन दोनों अमाइनो एसिड की साइड चेन में जो एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, वो डीप्रोटोनेट हो सकता है और उसके ऊपर परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो इन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं कि दीज अमाइनो एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अगर आप इनकी पीके वैल्यूज को कंपेयर करोगे ना, जो कि आप टाइट्रेशन वाली असाइनमेंट पे वर्क कर रहे हो, तो वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि न्यूट्रल पीएच या बायोलॉजिकल कंडीशन में जो पीएच होती है पीएच 7, उसके ऊपर इनका जो साइड चेन में प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये नेगेटिवली चार्ज ही होता है। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसी तरह से वी हैव सर्टेन अमाइनो एसिड्स जिनको बेसिक अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, और इन बेसिक अमाइनो एसिड्स की साइड चेन में एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है लाइसिन की, आर्जिनिन की और हिस्टिडीन की। क्योंकि ये बेस है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ये अमाइनो एसिड एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। और अगेन जो पीएच 7 है या बायोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर आपके अमाइनो एसिड के ऊपर जिनके अंदर ये एडिशनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज उनकी पीके वैल्यूज जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई है, 9, 10 या 11 तक की रेंज में। तो ये वो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड जिनकी साइड चेन में नेगेटिव चार्ज है। लाइसिन एंड आर्जिनिन ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ड्यूरिंग फोल्डिंग ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स को अप्रोच करेंगे, तो इनके ये जो ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप्स हैं इनके दरमियान जो इंटरेक्शंस डेवलप होंगी उन इंटरेक्शंस को हम कहते हैं कि दीज आर दी ionic interactions. The second type of interactions which are possible in the folding of 3-dimensional folding of the polypeptide chain, these interactions are ionic bonds. And the third type of interactions include hydrophobic interactions जिनको हम non-polar interactions या फिर van der Waal interactions भी कहते हैं। ये ऐसी इंटरेक्शंस हैं जो कि नॉन पोलर ग्रुप्स के दरमियान बनती हैं। तो हमारे पास काफी सारे ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनमें नॉन पोलर साइड चेन्स भी प्रेजेंट है, जिसमें आपके पास एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो वैलिन को और ल्यूसीन को ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों की साइड चेन आपके पास नॉन पोलर है। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके दरमियान बनने वाली इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या फिर वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस। So these are the non-covalent interactions which are possible in 3-dimensional folding of the polypeptide chain. इन non-covalent interactions के अलावा हमारे पास एक कोवलेंट इंटरेक्शन भी है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में बन सकती है, और इस कोवलेंट इंटरेक्शन में एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने सिस्टीन अमाइनो एसिड डिस्कस किया था तो उस केस में मैंने आप लोगों को सिस्टीन और सिस्टाइन के अंदर डिफरेंस को क्लियर करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल दी थी,
जिसमें मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अगर ड्यूरिंग फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आपके जो दो सिस्टीन रेसिड्यूज हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज सिस्टीन 1 एंड दिस इज सिस्टीन 2। सिस्टीन की अगर आप साइड चेन को ऑब्जर्व करें तो इसकी साइड चेन जो है वो लाइसीन से मिलती जुलती है, सीरीन से मिलती जुलती है। इसकी साइड चेन में आपके पास जो है एक थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है SH। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो सिस्टीन है इसकी साइड चेन में भी एक थायोल ग्रुप प्रेजेंट है। सो ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अगर ये दोनों थायोल ग्रुप एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनकी रिडक्शन इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, विच मीन कि यहाँ से एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, और जो सल्फर एटम्स के दरमियान बॉन्ड का पोटेंशियल डेवलप हुआ है इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये दोनों सल्फर एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस बॉन्ड को हम कहते हैं कि दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि दिस इज सिस्टाइन। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द कोवलेंट इंटरेक्शन जो कि ड्यूरिंग फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हमने ऑब्जर्व की है। इससे पहले जो बनने वाली इंटरेक्शन थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन थी। तो इन सब पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अब हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि क्या वाकई ड्यूरिंग फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ये इंटरेक्शंस बनती हैं और इन इंटरेक्शंस को हम यहाँ से विटनेस करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर में बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन में एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होगी जो कि इन अमाइनो एसिड्स को आपस में होल्ड करके रखेगी। तो पहला स्टेप है प्राइमरी स्ट्रक्चर का। उसके बाद आपकी इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मल्टीपल अमाइनो एसिड्स इस तरह से एक खास किस्म का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसको अडॉप्ट करेंगे। तो हो सकता है कि इस सेगमेंट के अंदर आपके पास बीटा स्ट्रैंड हो, फिर एक लूप है आपके पास, लूप के बाद अगेन आपके पास एक अल्फा हेलिक्स है। तो ड्यूरिंग 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ये पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें ऑलरेडी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, इस पॉलीपेप्टाइड चेन की मजीद जो है वो क्या होगी, फोल्डिंग होगी। एंड दिस टाइम यू कैन सी के फोल्डिंग के बाद इन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के जो मल्टीपल साइड चेन्स हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास कोज अल्फा हेलिक्स से बाहर को निकला हुआ था कोई आर ग्रुप किसी अमाइनो एसिड का, यहाँ पे भी बीटा स्ट्रैंड से आपका जो आर ग्रुप है वो बाहर को एक्सटेंड हुआ था। इस स्ट्रक्चर से भी आपका आर ग्रुप जो है वो बाहर को फेस कर रहा था। तो ड्यूरिंग दिस फोल्डिंग अमाइनो एसिड्स की साइड चेन से पहले अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का पार्ट नहीं थी बल्कि वहां से बाहर को एक्सटेंड हुई नहीं थी, ये एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर देती है। और अप्रोच करने के बाद मल्टीपल टाइप्स ऑफ कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस आर ग्रुप्स के दरमियान भी बन जाती है। ठीक है, तो पहली इंटरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड को ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, और यहाँ पे आप सीरीन को देखते हो, और इनके दरमियान आप देखते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, जहाँ पे आपके पास ये एक एक्सेप्टर है और ये हाइड्रोजन आपके पास डोनर है। सिमिलरली इसी सेगमेंट से आप थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे आपके पास एक अमाइनो एसिड है, और इसकी साइड चेन को देख के आपको पता चल रहा है कि दिस अमाइनो एसिड इज एक्चुअली वेलिन। ठीक है, और ये वेलिन जो है वो किसी यहाँ पे प्रेजेंट अमाइनो एसिड जो कि लूप का पार्ट है, इधर एक और वेलिन प्रेजेंट है, इसके साथ इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है। सो बोथ आर दी नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। तो इस केस में जो आपके पास इंटरेक्शंस बनेगी ये इंटरेक्शन वॉन्डर्स वॉल्फ इंटरेक्शंस होंगी या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होंगी। इसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट रेस किया गया है कि आपके पास जो है वो अगर किसी सेगमेंट के ऊपर सीरीन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इस केस में बनने वाली इंटरेक्शंस कोवलेंट इंटरेक्शंस होंगी, और इन कोवलेंट इंटरेक्शंस को आप डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी कहते हो। और आपके पास जो है वो आयनिक इंटरेक्शंस तब बनेगी जब एक अमाइनो एसिड जिसके ऊपर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज है किसी दूसरे अमाइनो एसिड को जिसके ऊपर परमानेंट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको अप्रोच कर रहा है, और इस केस में इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या फिर आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहाँ तक आपकी जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है उसने 3 डायमेंशनल फोल्डिंग जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपके पास जो है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर किसी प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है तो उनके दरमियान इंटरेक्शन। ओके, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बच्चों आपने ये चीज याद रखनी है कि इसमें आपने सेम इंटरेक्शन होंगी जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। लाइक यहाँ पे भी आपकी साइड चेन की ही इन्वॉल्वमेंट है, और जो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आप पीछे देख रहे हो
यही इंटरेक्शन ऐसी हैं जो कि इधर भी बन सकते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं. These interactions are the same interactions will be in quaternary structure of the protein. लेकिन यहाँ पे फिर डिफरेंस किस चीज का है कि आपके क्वार्टररी स्ट्रक्चर के अंदर जो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एक से ज्यादा होंगे. यहाँ पे आपके पास मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होंगी. तो क्वार्टररी स्ट्रक्चर हर किस्म की प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ उन प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है विच आर ओलिगोमेरिक प्रोटीन. ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है उनका नंबर एक से ज्यादा होता है. अगर आपके पास जो है वो प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिक्वायर्ड हैं तो आप कहेंगे कि दिस प्रोटीन इज डाइमेरिक प्रोटीन. अगर उसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हैं तो ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होगी. और इसी तरह से अगर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो आप इसे कहेंगे कि दिस इज टेट्रामेरिक प्रोटीन. जैसे आप हीमोग्लोबिन की एग्जांपल लो जिसमें आपके पास जो है वो 2 अल्फा चेन्स प्रेजेंट होती हैं और 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं. सो दिस इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन जिसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिक्वायर्ड हैं. तो हीमोग्लोबिन के केस में आपकी प्रोटीन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा चेन उसका एक जो है वो प्रॉपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी. देन सेकंड अल्फा चेन, उसके बाद बीटा चेन एंड देन सेकंड बीटा चेन, और बाद में ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में एसोसिएट होंगी विद दीज नॉन कोवलेंट एंड कोवलेंट इंटरेक्शंस. तब आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप क्या कहोगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. सो ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स के अंदर एक तो मैंने ये चीज बताई कि नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक से ज्यादा होते हैं. जितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं उसकी बेस पे आप उसको डाइमेरिक, ट्राइमेरिक या टेट्रामेरिक कह सकते हो. लेकिन अगर इनमें से कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन्स आइडेंटिकल हों, जैसे यहाँ पे जो दोनों अल्फा चेन्स हैं हीमोग्लोबिन के केस में ये आइडेंटिकल होती हैं और दोनों बीटा चेन्स हैं ये भी आइडेंटिकल है, तो आप कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन में आपके पास प्रोटोमर्स प्रेजेंट है. किसके प्रोटोमर्स? अल्फा और बीटा के. ठीक है. सो ऐसी प्रोटीन जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उनको ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं, और उनके जो आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनको क्या कहते हैं कि दीज आर दी प्रोटोमर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है. तो अल्फा बीटा 2 मीन्स कि इसमें आपके पास अल्फा बीटा जो है इनकी आइडेंटिकल सब यूनिट प्रेजेंट है और टोटल नंबर इनका कितना होता है? 2 टाइम्स अल्फा एंड 2 टाइम्स बीटा चेन्स रिपीट हो रही है. यहाँ से आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास सपोज दिस इज द हीमोग्लोबिन, तो इसकी ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, देन यू हैव सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन, थर्ड एंड देन फोर्थ, और प्रॉपर इसको अपनी फंक्शनल फॉर्म में आने के लिए इन चारों पॉलीपेप्टाइड चेन की जरूरत है. तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन में जो है वो अमाइनो एसिड्स लाइन अप होंगे, उनमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनेंगे. सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनने के बाद इस तरह से उनकी फोल्डिंग होगी. फोल्डिंग बनने के बाद आपकी ये एक चेन जो है ये प्रिपेयर हो गई है. इस चेन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया. इसी तरह से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सारी चेन्स पहले अपने इंडिविजुअल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे और अपने 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के बाद ये चेन्स क्या करेंगी? एक दूसरे के साथ कनेक्शन डेवलप करेंगी और इस केस में आपकी ये जो ओवरऑल प्रोटीन है ये अपनी फंक्शनल फॉर्म के अंदर जाएगी. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द you can say arrangement of different polypeptide chains of a protein into a proper compact form, जिसकी वजह से वो अपनी फंक्शनल फॉर्म में आएगी. इसमें एसोसिएशन होगी मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स की. और अगर आपकी ये प्रोटीन किसी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट के साथ अटैच है जो कि इसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे आप आयरन देख सकते हो, तो वो भी क्वाटरनरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आके इस प्रोटीन के साथ अटैच होगी. इससे पहले आपने नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की अटैचमेंट नहीं देखी थी, लेकिन क्वाटरनरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप उन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स को भी कंसीडर करते हो कि दीज कंपोनेंट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. जी. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन का एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक्चुअली इन 4 लेवल से होता हुआ फिर इस प्रोटीन ने अचीव किया. यानी पहले आपके पास उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स का नंबर और उनकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट थी, जिसने उस प्रोटीन को नंबर एंड सीक्वेंस, जिसने उस प्रोटीन को एक खास ओरिएंटेशन में, एक खास सीक्वेंस में अपने अमाइनो एसिड्स को लाइन अप करने में हेल्प किया. इस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को देखते हुए प्रोटीन के कुछ सेगमेंट्स ने अपने आप को अल्फा हेलिक्स के अंदर अरेंज कर दिया,
और कुछ सेगमेंट्स ने अपने आप को बीटा शीट्स के अंदर अरेंज कर लिया। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स की आपस में जो आर ग्रुप्स की वजह से इंटरेक्शन हुई, इसने उस पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड कर दिया, और इस किस्म के इंटरेक्शन को हम कहते हैं कि दिस इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास ये एक प्रोटीन है, एक सब यूनिट है, तो मल्टीपल सब यूनिट जब एक दूसरे के साथ पैक होंगे इस तरह से, सब यूनिट ए सब यूनिट बी, तो उस केस में आपकी प्रोटीन अपनी प्रॉपर फंक्शनल फॉर्म के अंदर जाएगी, और इस फंक्शनल फॉर्म को हम कहते हैं कि दिस इज क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। नाउ प्रोटीन की कंफर्मेशन क्या होती है? कंफर्मेशन का वर्ड बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि कंफर्मेशन हम यूज करते हैं प्रोटीन की शेप को बताने के लिए, ठीक है? तो कंफर्मेशन एंड शेप ये सिनोनिमस है, ठीक है? अब किसी भी प्रोटीन की जो कंफर्मेशन है, ऑब्वियसली हमने ये देखा है कि उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं या उसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो उसकी रोटेशन पे डिपेंड करती है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो प्रोटीन कंफर्मेशन को कंट्रोल करने वाले पैरामीटर्स कौन से हैं? प्रोटीन की फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोटीन के अंदर मल्टीपल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी रोटेशन है। ऑब्वियसली अगर आपके ये अमाइनो एसिड इस तरह से लीनियर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे तो तब तो प्रोटीन जो है वो अपना ना तो अल्फा हेलिक्स बना सकती है, ना बीटा शीट बना सकती है, और ना ही अपनी प्रॉपर 3 डायमेंशनल कंफर्मेशन के अंदर जा सकती है, शेप के अंदर जा सकती है। इट मीन्स कि इन बैकबोन के अंदर जो ग्रुप्स हैं इनमें से कुछ ग्रुप्स के पास पोटेंशियल है कि दे कैन रोटेट, उनके ग्रुप्स क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आपके पास जो प्रोटीन है उसमें कौन से बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनमें रोटेशन हो सकती है और कौन से बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनमें रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है? और उसकी बेस पे हम किस तरह से कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम अगर किसी मॉलिक्यूल की, किसी भी बायोमॉलिक्यूल की एक से ज्यादा कंफर्मेशन प्रेजेंट होती हैं या एक से ज्यादा उसकी शेप्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हमेशा बायोमॉलिक्यूल की फॉर एग्जांपल एक कंफर्मेशन ये है और दूसरी कंफर्मेशन ये है, ठीक है? कंफर्मेशन हम शेप से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इस कंफर्मेशन में सपोज इस मॉलिक्यूल की एनर्जी लोएस्ट एनर्जी है और इस कंफर्मेशन में इसकी एनर्जी हाई एनर्जी है। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स से इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी लेवल हाई होता है, सारे ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी लेवल हाई होता है, these molecules are reactive molecules और ये अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब है कि ये ज्यादा देर तक अपनी फॉर्म को मेंटेन नहीं रख सकते बिकॉज ये अनस्टेबल है, ये रिएक्ट करके किसी दूसरी कंफर्मेशन को अडॉप्ट करेंगे। जबकि हमेशा जो बायोमॉल की स्टेबल कंफर्मेशन होती है वो कंफर्मेशन होती है विच इज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट एनर्जी वैल्यू। बिकॉज इस केस में एनर्जी वैल्यू कम है, ये मॉलिक्यूल्स या ये कंफर्मेशन जो है वो इतनी रिएक्टिव नहीं होगी बल्कि ये क्या होगी? स्टेबल होगी। तो हमेशा हम जो प्रोटीन्स की या किसी भी बायोमॉलिक्यूल की कंफर्मेशन को प्रिडिक्ट करते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कौन सी कंफर्मेशन आइडियल कंफर्मेशन है, तो हमेशा वो कंफर्मेशन विच इज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट एनर्जी वैल्यू, लोएस्ट बिट फ्री एनर्जी वैल्यू, उस कंफर्मेशन को कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। और ये स्टेबल कंफर्मेशन क्यों है? बिकॉज ये कंफर्मेशन नॉन रिएक्टिव कंफर्मेशन है। ये चीज क्लियर हो गई? आज तो आप लोग यस और नो भी नहीं कह रहे। यस मैम, क्लियर। ओके, इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की, और इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स पे भी मैं दोबारा आऊंगी। इसको अगर हम देखें तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस तरह से ग्लोब की फॉर्म में जो है वो अपनी शेप को रखती हैं। अब ये प्रोटीन्स इस शेप में क्यों जाती हैं? ये इस तरह से एक्सटेंडेड कंफर्मेशन में प्रेजेंट क्यों नहीं होती? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स नॉर्मली ऐसी प्रोटीन्स ग्लोब्यूलर कंफर्मेशन बनाती हैं, ठीक है? ये एक कंफर्मेशन है, ग्लोब जो है ये एक शेप है ना, तो ये एक कंफर्मेशन है जो कि किसी प्रोटीन ने बनानी है। और अब हम ये देखने लगे हैं कि किन प्रोटीन्स के लिए ग्लोब्यूलर कंफर्मेशन आइडियल कंफर्मेशन है। ऐसी प्रोटीन्स जिनके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? दोनों अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, यानी इनमें एंटीपैथिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं।
इन प्रोटीन्स के लिए आइडियल कंफर्मेशन ग्लोब्यूलर कंफर्मेशन, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो जब प्रोटीन की पॉलीमराइजेशन होगी तो इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि पोलर हैं, जहाँ पे आके वाटर जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, और इनके आगे पीछे कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि नॉन पोलर है। अगर ये अमाइनो एसिड्स नॉन पोलर हैं तो जैसे हम लोगों ने लिपिड बायलेयर के केस में पढ़ा था कि जितने भी नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं, हम नॉन पोलर ग्रुप्स के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल आके एक लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। इस ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सॉल्वेशन लेयर, ठीक है। अगर तो यहाँ पे ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट रहे तो इसकी वजह से मल्टीपल पोजीशन के ऊपर सॉल्वेशन लेयर्स बनेगी और आपके सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, विच इज एनर्जेटिकली अनफेवरेबल प्रोसेस। ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं है। तो इस कंफर्मेशन से जान छुड़ाने के लिए या यहाँ पे जो एंट्रोपी का डिक्रीज हो रहा है इसको मिनिमाइज करने के लिए आपकी प्रोटीन एक ऐसी कंफर्मेशन में चली जाती है जिसमें उसके पास जितने नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स को वो कोर में छुपा लेती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स को सरफेस पे जो है वो एक्सपोज कर देती है, जस्ट लाइक द माइसील। माइसील्स में भी आपने देखा था ना कि आइडियल कंफर्मेशन यही है कि आपके जो फैटी एसिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये अपने पोलर हेड ग्रुप्स को सरफेस पे लगा देते हैं और जो इनके नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं उनको यहाँ पे कोर में छुपा लेते हैं ताकि वाटर से इनको क्या कर सके, हाइड कर सके। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि आपकी प्रोटीन अपने नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स को जो है वो इंटरनल कोर के अंदर छुपा रही है और इसमें प्रेजेंट जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं, वो सरफेस में प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से सॉल्वेशन लेयर्स नहीं बनेगी। अगर सॉल्वेशन लेयर्स नहीं बनेगी तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी डिक्रीज होने की बजाय क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दिस प्रोसेस इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस। तो ऐसी प्रोटीन्स के लिए जिनमें ये कंडीशन प्रेजेंट है, आइडियल कंफर्मेशन कौन सी हुई, ग्लोब्यूलर कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से भी चेंज हो सकती है। अब अगर इस प्रोटीन में रोटेट होना है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में रोटेट होना है, तो ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जिनके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है और कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं या कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स सी कि पॉलीपेप्टाइड चेन की बैकबोन में कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें से कौन से बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि रोटेट कर सकते हैं और कौन से बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनमें रोटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड अगर आप लोगों के लिए करूँ तो आप लोगों को पता है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो उसमें एक अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और दिस अल्फा कार्बन एटम इज लिंक्ड विद द अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑन वन साइड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ मेन एटम्स का जो है वो यहाँ पे इनको ड्रॉ करूंगी, बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो चूंकि अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड जो है वो अटैच होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उसको प्लेन के अंदर कंसीडर नहीं करूंगी। तो आपका अल्फा कार्बन एटम एक तरफ अमाइनो या अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच है, दूसरी तरफ ये अल्फा कार्बन एटम अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच है, जिसमें मैं बॉन्ड को इस तरह से लिख रही हूँ। इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ने प्रीवियसली जो है वो यहाँ पे OH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा कार्बन एटम है इसने अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ था और अमाइनो ग्रुप के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन थी। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ कि ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला ऑक्सीजन ऑब्वियसली ये कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ से एलिमिनेट होंगे और आपका जो एक अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड का ये जो कार्बन एटम है ये दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो नाइट्रोजन के साथ लिंक अप हो जाएगा। तो अब ये वाले ग्रुप्स भी बैकबोन का पार्ट बन जाएंगे। तो आपकी बैकबोन में यहाँ पे ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ लिंक हो जाएगा। इसी तरह से इससे एडजेसेंट आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो कि एडजेसेंट अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ अटैच है और ये नाइट्रोजन इस तरह से दोबारा किसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच होगा। नाउ जो दो एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स हैं, दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 1 एंड दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 2। इन अमाइनो एसिड के जो अल्फा कार्बन एटम्स हैं, इन अल्फा कार्बन एटम्स के दरमियान 3 तरह के बॉन्ड्स आप देख रहे हो। पहला बॉन्ड आपका वो बॉन्ड है जो कि इस अल्फा कार्बन एटम और इस कार्बोक्साइल ग्रुप के दरमियान है। इस बॉन्ड को आप कहते हो कि दिस इज साई बॉन्ड, दिस इज साई बॉन्ड। नेक्स्ट आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये बॉन्ड बना रहा है विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ एडजेसेंट
अमाइनो एसिड, ये आपके पास है पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला जो अमाइनो ग्रुप है, दिस इज मेकिंग अ बॉन्ड विद द अल्फा कार्बन एटम ऑफ दिस अमाइनो एसिड, दिस बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड्स के जो अल्फा कार्बन एटम्स हैं, these are separated from each other by 3 bonds, साई, पेप्टाइड बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड्स आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे, इस अमाइनो एसिड और इस अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन एटम के दरमियान अगेन आपके पास एक साई एंगल है, साई बॉन्ड है, अगेन आपके पास एक पेप्टाइड बॉन्ड है और यहाँ पे फिर एक पाई एंगल प्रेजेंट है। तो बैकबोन के अंदर यही एंगल्स आपको अल्टरनेटिव मैनर में रिपीट होते हुए नजर आएंगे। बाकी बॉन्ड्स को मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रही क्योंकि वो बैकबोन के अंदर नहीं आ रहे, वो मेन चेन के अंदर नहीं आ रहे, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच, ठीक है। तो बैकबोन के अंदर जो लीनियर आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें अगर फोल्ड होना है तो इसका मतलब है ये 3 बॉन्ड्स हैं जिनके अराउंड रोटेशन हो सकती है। लाइक यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला बॉन्ड रोटेट करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये रोटेट करके इधर आ जाता है, तो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन सारी की सारी रोटेट कर देगी, ठीक है, ये इधर चली जाएगी जो। इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड है, ये रोटेट करके इधर चला जाता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन में मजीद रोटेशन आ जाएगी और उसकी कंफर्मेशन चेंज हो जाएगी। सो लेट्स आइडेंटिफाई कि इन 3 बॉन्ड्स में से कौन से बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनमें रोटेशन अलाउड है और कौन से बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनमें रोटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले हम पेप्टाइड बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, साई बॉन्ड को देखना है, उसके बाद पाई बॉन्ड को देखना है और फिर हमने पेप्टाइड बॉन्ड को कंसीडर करना है, बिकॉज दीज आर द 3 बॉन्ड्स जो कि एक पॉलीपेप्टाइड की कंफर्मेशन को चेंज कर सकते हैं अगर इनमें रोटेशन हुई तो। बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यानी इसमें जो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस डबल बॉन्ड इज नॉट यूनिक टू दी कार्बन एंड ऑक्सीजन, बल्कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, इसमें रेजोनेटिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। और समटाइम्स आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान प्रेजेंट है, इस केस में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर। So because of this partial double bond character and resonance, पेप्टाइड बॉन्ड में एक तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और दूसरी तरफ आप इसके अंदर देख रहे हो रेजोनेंस की प्रॉपर्टी। इन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये रोटेट नहीं कर सकता, पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अलाउड नहीं है। और वो किस वजह से अलाउड नहीं है? इसके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, या इसमें जो रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है उसको मजीद शॉर्ट कर देती है, उस बॉन्ड को मजीद शॉर्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसके अराउंड रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब आपकी बैकबोन के अंदर 3 बॉन्ड थे जिसमें से एक बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन 2 बॉन्ड्स रोटेट कर सकते हैं, साई एंगल एंड फाई एंगल। यानी इस पेप्टाइड बॉन्ड से पीछे वाला अगर आप बॉन्ड देखो, विच इज बिटवीन अल्फा कार्बन एटम एंड दिस कार्बोक्सिलिक कार्बन एटम, दिस इज साई बॉन्ड। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड से अगर आप आगे ऑब्जर्व करो, द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन, अमाइनो नाइट्रोजन एंड अल्फा कार्बन एटम इज द फाई बॉन्ड। सो दीज आर द 2 एंगल्स विच कैन रोटेट, ये रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे रोटेशन हो सकती है और यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल है। तो इन 2 एंगल्स की वजह से आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो किसी खास एंगल के ऊपर रोटेट कर सकती है। जो पीछे आप लोग रोटेशन ऑब्जर्व कर रहे थे ना फोल्डिंग के दौरान, एक्चुअली वो इन बॉन्ड्स के अंदर आने वाली रोटेशन थी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन की कंफर्मेशन है, उस कंफर्मेशन या उसकी शेप को डिक्टेट कौन करता है? दीज 2 एंगल्स, साई एंड फाई एंगल, बिकॉज दीज 2 एंगल्स आर अलाउड टू रोटेट। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज साई एंगल, दिस इज फाई एंगल एंड दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, जहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन होने की वजह से आपकी जो मेन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक खास एंगल को क्या कर सकती है? अडॉप्ट कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो कि रोटेशन को कंट्रोल करता है? लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन को कैसे पता चलता है कि मैंने इस केस में जो है वो 90 डिग्री पर रोटेट करना है, 45 डिग्री पे रोटेट करना है, 180 डिग्री पे रोटेट करना है, या मेरा एंगल चेंज होना है? तो रोटेशन को डिक्टेट करने में आर ग्रुप या साइड चेन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ड्यूरिंग रोटेशन
आप यहाँ पे देख लो कि आपका ये जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये रोटेट हुई, और रोटेशन किसी ऐसे एंगल पे हुई है जिसके बाद आपकी एक अमाइनो एसिड की जो साइड चेन है वो दूसरे अमाइनो एसिड की साइड चेन के साथ कोलाइड करना शुरू हो गई है। तो इस कोलिजन की वजह से आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस आती है। ठीक है, ये हिंड्रेंस आ रही है बिकॉज इस केस में आपकी जो प्रोटीन है इसके आर ग्रुप एक दूसरे के साथ, दो अमाइनो एसिड्स के आर ग्रुप एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू कर देंगे। सो दिस टाइप ऑफ द कंफर्मेशन इज नॉट अलाउड। इसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर आपकी प्रोटीन जो है वो फोल्ड होने लगे और उसमें कोई इस किस्म का पैटर्न बने कि आर ग्रुप कोलाइड हो रहे हैं, तो उस कंफर्मेशन को अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, हमेशा साई और फाई एंगल्स की वो रोटेशन अलाउड होगी जिसकी वजह से आपके जो एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स हैं उनके आर ग्रुप एक दूसरे के साथ कोलाइड ना करें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। इस केस में रोटेशन भी हो रही है, लेकिन रोटेशन कुछ ऐसे एंगल्स पे हो रही है जिसकी वजह से आपकी इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो प्रेजेंट आर ग्रुप्स हैं या जो इसके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो बाहर की तरफ को एक्सटेंड हुए थे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर रहे। और अगर कोलाइड नहीं कर रहे इट मींस दिस टाइप ऑफ द कंफर्मेशन इज स्टेबल कंफर्मेशन या दिस टाइप ऑफ द कंफर्मेशन इज अलाउड कंफर्मेशन। ठीक है, तो साई फाई एंगल्स की रोटेशन और ये रोटेशन जो है ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की कंफर्मेशन को डिक्टेट करती है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो एक जनरल क्लासिफिकेशन पढ़नी है प्रोटीन्स की। इससे पहले भी आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस कर चुके हो, तो इस क्लासिफिकेशन में और प्रीवियस क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंस है पहले मुझे उसको हाईलाइट कर लेने दें। प्रीवियसली जो आपने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो आपने प्योरली उनकी कंपोजिशन की बेस पे पढ़ी है। यस, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स, जिसमें आपने ये कहा था कि आप प्रोटीन्स को 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो। कुछ प्रोटीन्स को आप सिंपल प्रोटीन्स कहते हो और कुछ प्रोटीन्स को आप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हो। ये जो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन था ये आपने सिंपली उस प्रोटीन की कंपोजिशन की बेस पे किया था कि अगर आपके पास किसी प्रोटीन के अंदर सिंपल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई और स्पीशी प्रेजेंट नहीं है, कोई और ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इन प्रोटीन्स को आप कहते हो कि दीज आर दी सिंपल प्रोटीन। और अगर आपके पास प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई दूसरा नॉन प्रोटीन ग्रुप प्रेजेंट है तो उन प्रोटीन्स को आप कहते हो कि दीज आर दी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। नाउ कौन सा नॉन प्रोटीन ग्रुप प्रेजेंट है? अगर आपके पास नॉन प्रोटीन ग्रुप लिपिड प्रेजेंट है तो आप इन प्रोटीन्स को लिपोप्रोटीन्स कह दोगे। अगर आपके पास नॉन प्रोटीन ग्रुप जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो आप इन प्रोटीन्स को कह दोगे कि दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो कोई मेटल आयन प्रेजेंट है तो आप इनको कह दोगे कि दीज आर दी मेटालोप्रोटीन्स। सो द टाइप ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये जो आपके पास यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर दी प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रोटीन जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, मेटालोप्रोटीन। नाउ कंपोजिशन के अलावा हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर या फिर उनकी कंफर्मेशन की बेस पे। ठीक है, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर या प्रोटीन की कंफर्मेशन की बेस पे हम उसको 2 ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन तो आप लोगों ने एक देख भी ली है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिसमें आपकी प्रोटीन ग्लोब्यूल की शेप जो है वो उसको अडॉप्ट करती है इस तरह से। ठीक है, और दूसरी आपके पास जो कंफर्मेशन है वो है फाइब्रस प्रोटीन। ये एक्सटेंडेड कंफर्मेशन है, इसमें आपकी प्रोटीन इस तरह से जो है वो ग्लोब्यूलर शेप में नहीं जाती बल्कि ये एक्सटेंडेड शेप के अंदर रहती है। ठीक है, जिसमें आपके पास केराटिन या कोलेजन प्रोटीन वगैरह आ सकती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन आप सिर्फ और सिर्फ उनको जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इस पैरामीटर की बेस पे क्लासिफाई करते हो। और अगर आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोटीन की कंफर्मेशन को देख के क्लासिफिकेशन करो तो उस केस में आप प्रोटीन्स को 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि ग्लोब की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इनकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोफिलिक पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो सकती हैं। ठीक है, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ आपके पास फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और ये डाइजेस्ट भी नहीं हो सकती। इससे आपके पास सारी वो प्रोटीन्स जो कि नेल्स के अंदर प्रेजेंट है, आपके हेयर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, ये सारी की सारी प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जो कि इनडाइजेस्टिबल प्रोटीन्स हैं। ये एक्सटेंडेड कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। So these proteins are keratin, collagen and elastin.
इसमें से अगर हम कोलेजन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करें कि आखिर इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि ये वाटर इनसॉल्युबल है और ये हमेशा अपनी एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, तो हम इस चीज पे आएंगे कि आपके पास इसके अंदर नॉर्मली ऐसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक इसमें जो नॉर्मली अमाइनो एसिड्स हैं, दीज आर दी प्रोलीन, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन। ये अबंडेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो कि कोलेजन के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक चीज तो आपने ये देख ली, दूसरा आपने ये देखना है कि ये आपके पास ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है, यानी इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है और तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट करती है। लाइक आपके पास पहले एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इस तरह से अल्फा हेलिक्स बनाएगी, देन यू हैव सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि अगेन एक अल्फा हेलिक्स बनाएगी, और फिर आपके पास एक थर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में भी आपके पास क्या चीज प्रेजेंट है, अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है। अब ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन, हमने ये चीज पढ़ी थी कि अल्फा हेलिक्स बनने के बाद जो आपके आर ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इन आर ग्रुप्स की इंटरेक्शन के बाद आपकी जो प्रोटीन है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती है। इस केस में आपकी ये जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक जो है वो ट्राइमेरिक हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और ये एक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती है। लाइक एक हेलिक्स जो है, यहाँ पे अगर मैं इस कलर को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि आपका जो एक हेलिक्स है वो इस हेलिक्स के अराउंड ही इस तरह से वाइंड होना शुरू हो जाएगा, दिस वन, और ये जो तीसरा हेलिक्स है ये भी इसी के अराउंड जो है वो इसकी कॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इन 3 डिफरेंट कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो कि हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, पहले इंडिविजुअली इन्होंने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स बनाए और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद इनके जो 3 डिफरेंट हेलिक्स थे वो एक दूसरे के अराउंड ही कॉइल होना शुरू हो गया, इन्होंने आपस में एक इंटरवूवन स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लिया। तो ये स्ट्रक्चर वाटर के साथ किसी किस्म के इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर सकता बिकॉज इसके ग्रुप्स आपस में ही जो है वो स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो दैट्स व्हाई आपकी जो कोलेजन है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, ये इनडाइजेस्टिबल है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंडिविजुअली जो है वो अल्फा हेलिसेस बनाती है और उसके बाद ये एक ही एक्सिस के अराउंड एक दूसरे पर रैप होकर अपना जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको क्या कर लेती है, मेंटेन कर लेती है। अब इस ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर को बनाने में कुछ कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक आपके पास जो कोलेजन है ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर आप इस कंजर्व सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास एक ग्लाइसिन है, देन आपके पास एक्स प्रेजेंट होता है एंड देन वाई। एक्स रिप्रेजेंट कि आपके पास यहाँ पे कोई सा भी अमाइनो एसिड आ सकता है लेकिन 90% केसेस में वो अमाइनो एसिड प्रोलीन होगा, एंड वाई रिप्रेजेंट कि यहाँ पे आपके पास कोई मॉडिफाइड अमाइनो एसिड आएगा, वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन भी हो सकता है और हाइड्रोक्सी लाइसिन भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन या फिर हाइड्रोक्सी लाइसिन, इन दोनों में से कोई सा भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकता है। तो ये कंजर्व सीक्वेंस जो है ये आपके कोलेजन को इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, इस सीक्वेंस की वजह से आपका जो प्रोटीन है इसके 3 डिफरेंट अल्फा हेलिसेस एक दूसरे के अराउंड जो है वो रैप होंगे और इसको एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपके जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, इन फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, या तो इनके अंदर अल्फा हेलिसेस ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर इनके अंदर बीटा शीट ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट